गुजरे जमाने की ग्रेटेस्ट बिल्डिंग्स कहां ठहरती हैं 21st सेंचुरी में। इस सीरीज में हम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेस्ट करेंगे गुजरे जमाने की फेमस बिल्डिंग्स को। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में इस बार हम जा रहे हैं इजिप्ट, ये पता लगाने के एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए, द पिरामिड्स। हम अपनी लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए हजारों साल पुराने सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंजीनियर नहीं होगा जो मेरी तरह ये जांच करना ना चाहे। हम देखेंगे कि एक सदी में एंशिएंट पिरामिड बिल्डर्स के तरीके कैसे इवॉल्व हुए थे। यहाँ आकर मेरा दिमाग चकरा रहा है। हम इन आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर झांकेंगे। यहाँ होता है सारा मैजिक। इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसी डिस्कवरीज करेंगे जिनसे पिरामिड्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स की सोच बदल जाएगी। ये बिल्कुल नया है। अब मुझे अपनी पीएचडी के कुछ पन्ने बदलने होंगे। हम इजिप्ट के इन पिरामिड्स को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने वाले हैं। इजिप्ट, यहां थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन। 5000 साल पहले नाइल रिवर के किनारे। हजारों सालों से इजिप्ट दुनिया के सबसे ग्रेट नेशंस में से एक रहा है, जहां ताकतवर pharaohs की हुकूमत थी। जीते जी ये ताकतवर राजा अपनी जनता से एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवोशन चाहता था, और मरने के बाद उन्होंने चाहा कि उनकी टूम्स बेमिसाल बने। उन्होंने डिफरेंट शेप्स और साइजेस के पिरामिड्स बनवाए। इतने बड़े स्केल पर पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। करीब 1 सेंचुरी तक इंजीनियरिंग यहां कभी नाकाम हुई तो कभी कामयाब, और आज हजारों सालों बाद ये उन एंशिएंट बिल्डर्स के हुनर को सलाम करती दिखती है। और इनमें से सबसे ऊपर है गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसने एक्सपर्ट और टूरिस्ट दोनों को हमेशा हैरत में डाला है। करीब 150 मीटर्स ऊंचा ये पिरामिड लगभग 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर रहा। ये पिरामिड इंजीनियरिंग की नई ऊंचाई है और इसके अंदर दबा है एक विशाल बरियल चेंबर। इसके 100 साल पहले तक इजिप्शियंस अपने टूम्स मिट्टी के मामूली ब्रिक्स से बनाते थे, तो फिर एंशिएंट इंजीनियर्स सिर्फ 1 सदी में ग्रेट पिरामिड तक कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं, जब बात पिरामिड्स की हो तो आपके मन में अपने आप गीजा का ये ग्रेट पिरामिड आ जाता है। इसे देखने के बाद आपको हैरत होती है, आप दंग रह जाते हैं, और सचमुच ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का अल्टीमेट कारनामा है। हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए हम पिरामिड इंजीनियरिंग एवोल्यूशन की इस शानदार कहानी को एकदम नए तरीके से देखेंगे, और हम इसे देखेंगे दुनिया के सबसे जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजरों से, स्टीव बरोज। मॉडर्न बिल्डिंग वर्ल्ड के एक्सपर्ट स्टीव ने कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन। वो हमेशा से ही बीते वक्त के ग्रेट इंजीनियरिंग मिस्ट्रीज को समझना चाहते थे, और आज उनके पास ये काम करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है। लोगों का ये सवाल है कि इन्हें हजारों सालों तक वो कैसे बनाते रहे, और हम यहाँ इसका एक नया जवाब खोजने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टीव जानना चाहते हैं कि कैसे एंशिएंट इंजीनियर्स के पिरामिड बिल्डिंग स्किल्स इवॉल्व हुए। इन एंशिएंट इंजीनियर्स को गीजा के इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में 100 साल लगे। इसके लिए स्टीव पहले बनाए गए 3 पिरामिड्स की जांच करेंगे। उन्हें लगता है कि इस इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन के क्लूज यहीं छिपे हैं। शुरुआत करेंगे स्टेप पिरामिड से। ये इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड है। इसके बाद मिस्टीरियस कोलैप्स्ड पिरामिड, और आखिर में इन्वेस्टिगेट करेंगे बेंट पिरामिड के अनूठे शेप को। इस मिशन में स्टीव की मदद करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसो की बेस्ट रिसर्च टीम, केटलिन स्टीवंस और मैल्कम विलियमसन। ये दोनों एक्सपर्ट रिसर्चर्स आए हैं सेंटर फॉर एडवांस स्पेशल टेक्नोलॉजी से। टीम अपना काम शुरू करेगी कैपिटल कायरो से करीब 27 किलोमीटर साउथ में मौजूद सकारा के स्टेप पिरामिड से। ये नाइल के वेस्ट में रेगिस्तान में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पहला पिरामिड होने के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी लार्ज स्टोन बिल्डिंग है। इसमें 6 स्टेप लेवल्स हैं और जमीन के अंदर टनल्स और चेंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स। इसे 2630 बीसी में फारो जोसर ने बनाया था।
अगर हमें पिरामिड बनाने के पीछे इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को रिवील करना है तो ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। स्टेप पिरामिड्स गीजा के पिरामिड्स की तरह फेमस नहीं है, पर स्टीव का मानना है कि इजिप्शियन इंजीनियरिंग के जीनियस को समझने के लिए ये सबसे सही जगह है। तो देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट स्काई स्क्रैपर है, क्या कहते हो इसके बारे में? वाओ इतना सारा स्कैफोल्डिंग। थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेशन को भूल जाते हैं। मैं इसे अंदर से समझना चाहता हूँ, इसलिए बाहर ही स्कैन नहीं करना है। जितनी गहराई से इसके स्कैन हो सकते हैं करते हैं। स्टीव ने स्कैनिंग टीम को काम दे दिया है। इस डेटा से स्टीव और उनकी टीम समझेंगे फेरोज के पिरामिड बनाने के बेमिसाल आइडिया को। ऐसा लग रहा है मानो इंजीनियरिंग यहीं से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन किया था। ऐसा नहीं था कि स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख दिया और बस हो गया। उन्होंने इसे प्लान किया था और देखिए ये आज तक टिका हुआ है। पिरामिड्स बनाना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें बहुत बड़ी तादाद में रॉक और मिट्टी चाहिए, हजारों लोग, कटिंग एज इंजीनियरिंग और उससे भी ज्यादा एम्बिशन। जिन लोगों ने इस बेमिसाल पिरामिड को बनाया उन्हें समझने के लिए मैं मिलने आया हूं इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉन्टन से। एक साथ इतने सारे लोग, उनके स्किल्स और आइडियाज, बताइए कि उन्होंने किस तरह इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट को बनाया। ये इस बात की टेस्टिमनी है कि ये सोसाइटी कितनी हायरार्किकल रही होगी, जिसमें सबसे ऊपर होता था एक फेरो जो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट होता था और पूरी कंट्री के तमाम लोग उस एक इंसान पर बिलीव करते थे, उसके प्रोजेक्ट पर बिलीव करते थे। तभी तो इतने साल वो इन पिरामिड्स को बनाने में लगे रहे। हर पिरामिड का एक रॉयल टूम होता है जिसका सीक्रेट पैसेज बरियल चेंबर तक जाता है। यही वो जगह है जहां फेरोज को ममीफाई करके दफनाया जाता है। फेरोज आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे, इसलिए उन्हें कीमती चीजों के साथ दफनाया गया। इनमें गोल्डन स्टैच्यूज, गिल्डेड फर्नीचर और बहुत खूबसूरत डेथ मास्क शामिल थे। लेकिन पिरामिड सिर्फ रॉयल टूम्स ही नहीं थे, वो ह्यूज टेंपल कॉम्प्लेक्स की तरह थे और उनके चारों तरफ नए टाउन्स बस गए। वहां इंडस्ट्री आई और दौलत भी। इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड था सकारा का स्टेप पिरामिड। चलिए बात करते हैं स्टेप पिरामिड की। क्या यह दुनिया की पहली प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग थी? ये स्टोन का बना पहला मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन था। अगर इंसान ने तब तक जो कुछ भी अचीव किया था जो वर्क ऑफ गॉड की तरह दिखता है, तो वो है ये स्टेप पिरामिड। पिरामिड में टीम जबरदस्त स्कैनिंग कर रही है और डेटा आना शुरू हो गया है। यह है हमारा टेक हेडक्वार्टर्स। यहां स्कैनर्स से आए डेटा से 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि स्टीव उन्हें एनालाइज कर सकें। इन स्कैन्स को डिजिटली आपस में जोड़कर एक पॉइंट क्लाउड बनाया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर से तैयार की गई इमेज है। कहीं आपने हेलीकॉप्टर से उड़कर तो इसे स्कैन नहीं किया है। ये क्लेवर डेटा हमने है। चारों तरफ से डेटा जमा किया और उसे आपस में जोड़कर ये व्यू तैयार किया। स्टीव पॉइंट क्लाउड में किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। हमें मिला डेटा बहुत बड़ी तादाद में है और इसे देखकर स्टेप पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक बात पर स्टीव का ध्यान गया है। यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पर यहाँ पहले मस्तबा रहा होगा। स्टीव ने इन पिरामिड्स के सिंपल ओरिजिन्स के सबूत देख लिए हैं। इस स्ट्रक्चर को मस्तबा कहते हैं। इजिप्शियंस मरे हुए लोगों को जमीन में दफनाते थे, लेकिन दौलतमंद और ताकतवर लोगों के लिए मड ब्रिक से मस्तबा बनाया जाता था। ये सिंगल स्टोरी श्राइन्स जमीन के ऊपर नजर आती थीं, जहां से लोग ऑफरिंग्स चढ़ाते थे। लेकिन फेरो जोजर ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो बहुत ही दौलतमंद और ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने सिंपल मड ब्रिक्स की बजाय अपने मस्तबा को स्टोन से बनवाया। लोगों का मानना है सिंगल स्टोरी उनकी शान के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने अपने मस्तबा को ऊंचा बनवाया। लेकिन ये एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। उन्हें पता था कि इससे एक्स्ट्रा वेट होगा और जमीन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। उन्हें पता था कि ग्राउंड को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने ऊपर के लेवल्स बनवाए तो मस्तबा को साइड में भी बड़ा बनवाया।
स्टीव मानते हैं कि फेरो के इस एम्बिशियस स्ट्रक्चर का जबरदस्त वजन संभालने के लिए आर्किटेक्ट ने एक स्टेपिंग सिस्टम को अपनाया। उन्होंने एक सिंगल स्टोरी को साइड में फैला दिया। इस तरह एक बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट बना ताकि वो ज्यादा ऊंचाई को सपोर्ट कर सके। ये पिरामिड शेप के एवोल्यूशन का फर्स्ट क्लू है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी स्ट्रक्चर से पिरामिड डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि एक एवोल्यूशनरी जर्नी थी? हाँ, जब फर्स्ट टाइम पिरामिड की डिजाइन बनाई गई तो वहीं से पिरामिड का जो आइडिया है वो शक्ल लेने लगा। अगर फेरो मुझसे कहते कि मौजूदा मस्तबा पर 5 एक्स्ट्रा लेयर्स बनाई जाएं, तो मैं पहला जो काम करता वो होता नीचे की चौड़ाई बढ़ाने का। इस भारी वजन के लिए पाइलिंग बनाना बहुत ही रिस्की काम था, पर जब वजन बढ़ जाता तो मैं बिल्डिंग का काम शुरू करता, उसके वेट को फाउंडेशन पर बांट देता, और देखिए उन्होंने यही किया। पिरामिड के आउटर स्ट्रक्चर की शान अपनी जगह है, लेकिन अंदर जाकर आपको दिखते हैं आर्किटेक्चर के कुछ अमेजिंग पहलू। और लेजर टेक्नोलॉजी से हम फेरो के बरियल चेंबर तक जाने वाली टनल्स की इस भूल भुलैया की जांच करेंगे। हम माइटी पिरामिड्स के पीछे छिपे बिल्डिंग सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं। करीब 1 सेंचुरी के डिजाइन इनोवेशन के उनके सफर को समझ रहे हैं। इजिप्शियन इंजीनियरिंग की शान है गीजा का ग्रेट पिरामिड। फेरो का बरियल चेंबर इस बड़े स्ट्रक्चर के बीचों बीच है। टूम का ये ह्यूज स्पेस ढहे बिना ऊपर के कई मिलियन टन वेट को संभालता है। ये इंजीनियरिंग का एक डिफिकल्ट काम था। देखते हैं कि करीब 1 सेंचुरी पहले फर्स्ट पिरामिड का बरियल चेंबर कैसा दिखता होगा। स्टीव हेडक्वार्टर्स में स्कैन्स को एग्जामिन कर रहे हैं। लोग स्टेप पिरामिड को यहाँ या ऊपर से देखते हैं, पर हमें इसे ऊपर से देखने के साथ नीचे से भी देखने का मौका मिला। इसे जमीन से नीचे बनाना ज्यादा आसान रहा होगा, ना कि पिरामिड के बेस के अंदर की तरफ। नीचे से देखने पर ये केव जैसा दिखता है, और नीचे की ओर जो एक्चुअल रॉक है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि तब उनके पास टेंशन को बांटने का कोई तरीका नहीं था। पर वो जानते थे कि जमीन के अंदर बिग ओपन स्पेसेस बनाने से काम चल सकता है। मैसिव पिरामिड के वेट से बरियल चेंबर अंदर क्रश ना हो जाए, इससे बचने के लिए एंशिएंट इंजीनियर्स ने अपनी स्ट्रक्चरल नॉलेज का इस्तेमाल किया और पिरामिड के नीचे गहराई में एक टनल बनाई। इस तरह बेडरॉक के नेचुरल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल चेंबर के ओपन स्पेस को सपोर्ट करने में किया जा सकता था। हम समझ सकते हैं कि किस तरह इजिप्शियंस ने ऊंचे स्ट्रक्चर्स बनाए। देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने क्लासिक पिरामिड शेप बनाना नहीं सीखा था। सवाल ये है कि उन इजिप्शियन इंजीनियर्स ने कैसे हमारे जाने पहचाने पिरामिड्स को बनाने की टेक्निक सीखी होगी। पिरामिड चेन के एवोल्यूशन के अगले लिंक की तलाश में हमारी टीम जा रही है मेडूम, जो कायरो से 80 किलोमीटर साउथ में है। यह अब तक का सबसे मिस्टीरियस पिरामिड है और इसे कहते हैं कोलैप्स्ड पिरामिड। ये पहले के पिरामिड से बिल्कुल अलग है। इसका कंस्ट्रक्शन 2575 बीसी में शुरू हुआ था। इसे वॉरियर फेरो स्नेफरू ने बनाया था। स्टीव मानते हैं कि इस स्ट्रक्चर से शायद हम समझ पाएं कि कैसे इजिप्शियंस ने बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा। स्टेप्ड पिरामिड से क्लासिक आइकॉनिक पिरामिड शेप कैसे बना होगा। उम्मीद है कि इस पिरामिड से हमें इसके कुछ क्लूज मिलेंगे। और आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो सकता है, तो बताइए कि 4500 साल पहले ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोलैप्स्ड पिरामिड कभी स्टेप पिरामिड था, लेकिन इसे एक आउटर कास्टिंग से कवर किया गया और साइड्स को फ्लैट कर दिया गया। पहली बार इजिप्शियंस ने वेल नोन पिरामिड शेप बनाया था। ये उनके डिजाइन और इंजीनियरिंग एबिलिटी की एक बड़ी तरक्की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं रहा। ये एक स्टेप पिरामिड था। उन्होंने पिरामिड को आउटर केसिंग दी, पर वो क्रैक होने लगी। बाहर की तरफ हर स्टेप लाइन में क्रैक आने लगा था, लेकिन हमें ये पता करना है कि पिरामिड की आउटर केसिंग क्यों टूटी। आज हम पहली बार इस एंशिएंट स्ट्रक्चर पर लेजर स्कैनिंग का इस्तेमाल करके पता लगाएंगे। सबसे पहले मुझे लगा कि यहाँ एक और बड़ा पिरामिड था जो बहुत ही स्टीप इनर केसिंग से अलग होकर गिर गया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। बहुत ही स्टीप शेयर फेस और नीचे के इस कोलैप्स सेक्शन के बीच क्या कनेक्शन रहा होगा, इसलिए मैं इन कोलैप्स एरियाज के डिटेल चाहता हूँ। टीम ने काम शुरू कर दिया है। माल्कम दूर से अपने पावरफुल लॉन्ग रेंज स्कैनर से स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि इसकी स्ट्रक्चरल स्टोरी समझ पाएं।
केटलिन पास से स्कैन कर रही हैं ताकि वो स्टोन्स के माइक्रो डिटेल्स हासिल कर पाएं। साथ ही उन्हें क्लूज की तलाश है जो सिर्फ लेजर स्कैनर से दिख सकते हैं। टेक हेडक्वार्टर्स में 4,500 साल पुराने इस पिरामिड की लेजर इमेज तैयार हो गई है। ये जो स्ट्रक्चर है ये उन्हें बाहर नजर नहीं आने देना था। हाँ, ये फेज 1 है। इसे 2 फेज में बनाया गया था। यहाँ हमें फ्लोर पर पिरामिड नजर आ रहा है जो फेज 2 में कोलैप्स हो गया था। उन्हें पता लगाना पड़ा कि आप कैसे मौजूदा सेंट्रल कोर पर एक परफेक्ट पिरामिड बना सकते हैं। लेजर स्कैन से स्टीव इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगे इंजीनियरिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस डेटा से वो देख पा रहे हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने कुछ बड़ी गलतियां की थी। तो मैल्कम, क्या हम इस बैंड पर जूम कर सकते हैं, इनमें से एक एलिवेशन पर? तो उन्होंने ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ हमें वो सेंट्रल सेक्शन नजर आ रहा है। ये स्टोन्स देखे ना, ये एक तरह का शेयर की बैंड है। उन्होंने एक शेयर की बनाई जिससे न्यू पिरामिड को ओल्ड से कनेक्ट किया और आइडिया ये था कि इससे न्यू पिरामिड सेंट्रल कोर से स्लाइड नहीं हो पाएगा। लेजर्स ने साफ तौर पर स्टीव की बताई शेयर की को दर्शाया है, ब्रिक्स का एक बैंड जिससे बाहरी आउटर मटेरियल चिपक जाए। लेकिन इस टेक्निक से पिरामिड की आउटर केसिंग इनर कोर से जुड़ी नहीं रह पाई। कोलैप्स्ड पिरामिड के बेस का एक हिस्सा अभी भी है और उसके 2 साइड्स पर 2 ब्लू प्लेन्स टिकाकर स्टीव समझ सकते हैं कि क्या हुआ था। आपने देखा कि ये कॉर्नर्स पर इंटरसेक्ट करता है। इससे मुझे लगता है कि वो इसे सेंट्रल कोर के बहुत करीब बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम स्लाइड में देखना चाहते हैं ताकि दोनों के बीच का गैप न अरे रहे। हाँ, तो सारे मटेरियल से ये गैप भरा गया हाँ, होगा। उन्होंने लेयर्स बनाई होंगी और वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये शियर है जो यहाँ पर है। आउटर वॉल और इनर कोर के बीच के स्पेस को देखकर स्टीव को लगता है कि शेयर की बैंड बहुत कम था और वो सारे मटेरियल्स को आपस में जोड़कर नहीं रख पाया। नीचे का मटेरियल सेटल होने की कोशिश कर रहा है और ऊपर का मटेरियल इस लेज से हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ा क्रैक आया होगा और यहीं से बाहर के पिरामिड का गिरना शुरू हुआ होगा। स्कैन्स ने स्टीव को दिखाया कि क्योंकि आउटर मटेरियल कोर से ठीक से जुड़ नहीं पाया, इसलिए वहाँ क्रैक्स आ गए और जब ऐसा होता है तो पिरामिड की कहानी खत्म हो जाती है। जबरदस्त वजन की वजह से बाहर की वॉल्स नीचे गिरी होंगी। इससे विशाल मलबा तैयार हुआ होगा जो आज भी चारों तरफ मौजूद है। एक असली पिरामिड की फ्लैट साइड बनाने का इजिप्शियंस का अटेम्प्ट नाकाम हो गया। लेकिन अंदर वाले फेरो के बरियल चेंबर का क्या हुआ? यह हिस्सा एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए बहुत अहम था। स्टीव ये जानने के लिए बेताब हैं कि सीक्रेट चेंबर बनाते वक्त इंजीनियरिंग कितनी आगे बढ़ी थी। स्टेप पिरामिड दुनिया का पहला पिरामिड है। यहां हमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए जमीन के अंदर गहराई पर एक बरियल चेंबर मिलता है। लेकिन यहां कोलैप्स्ड पिरामिड में स्टीव जानना चाहते हैं कि क्या एंशिएंट इजिप्शियंस बरियल चेंबर को ऊपर पिरामिड के कोर के पास ले जा पाए थे या नहीं। केटलिन बरियल चेंबर को स्कैन कर रही हैं और इस दौरान स्टीव कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से देख रहे हैं। फौरन ही उन्हें डिजाइन में कुछ एडवांसेस नजर आए। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस टेक्निक से लार्ज ओपन स्पेसेस बनाना सीख लिया था। इसे कॉबलिंग कहते हैं। शायद स्टोन का 2/3 हिस्सा दीवार के अंदर लगा है और करीब 1/3 ओवरलैप करता है और इस तरह वो हर लेवल पर स्टेप्स बना पाए और इस तरह इतनी बड़ी जगह बन पाई। कॉबलिंग एक तरीका है जिससे एक बंद जगह पर रॉक्स की स्टेपिंग करके भारी वजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एंशिएंट इंजीनियर्स भारी वजन के नीचे ओपन स्पेसेस बनाकर वास्ट फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते थे। स्टीव का अंदाजा है कि इंजीनियरिंग की इस टेक्निक से वो बेडरॉक की बजाय पिरामिड के अंदर रूम्स बना सकते थे। अब डेटा तैयार है और स्टीव स्कैन्स को एक यूनिक व्यू से देख सकते हैं। अब आप इसमें बेरियल चेंबर भी डाल दीजिए, ठीक है? देखिए, ये है डेजर्ट की सैंड का लेवल। ऐसा लगता है कि बेरियल चेंबर नेचुरल रॉक लेवल के बहुत करीब बनाया गया था। पिरामिड का बेस सैंड की लेयर के नीचे छिपा है और हमारे स्कैन स्टीव को दिखा रहे हैं कि बरियल चेंबर को पिरामिड के अंदर कवर कर दिया गया है। ये इजिप्शियन इंजीनियरिंग की एक नई तरक्की थी। पिरामिड का वेट एक मास है जो इसे जमीन पर क्रश करना चाहता है, मगर होता यह है कि ये लोड बाहर की तरफ फैल जाता है। इस कॉबलिंग की वजह से लोड जमीन में चली जाती है और छत कोलैप्स नहीं होती। मेडूम का पिरामिड इंजीनियरिंग का एक लैंडमार्क है।
इतिहास में पहली बार फेरो को पिरामिड की बॉडी में दफनाया जा सकता था। अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि कैसे चेंबर को पिरामिड के हार्ट में पहुंचाया जा सकता है। यहाँ सीखने की एक प्रोसेस दिख रही है। हमारे स्कैन से ये बात सामने आई है कि इजिप्शियन इंजीनियर्स इतने ज्यादा स्ट्रक्चरल वेट को कंट्रोल करने में माहिर थे। वो पिरामिड की सही शेप के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये सीख रहे थे कि बरियल चेंबर्स को पिरामिड के अंदर कैसे बनाया जाए। लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड के आइकॉनिक शेप तक पहुंचने से पहले एक और क्रूशियल लेसन सीखना बाकी था। 40 किलोमीटर दूर दाशूर में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है। इसे कहते हैं बेंट पिरामिड, क्योंकि इस पिरामिड की आधी ऊंचाई पर इसके ढलान का एंगल 54 डिग्री से कम होकर 43 डिग्री हो जाता है और ये बेंट नजर आता है। इसे 2560 बीसी में बनाया गया था। कोलैप्स्ड पिरामिड की तरह इसे भी फेरो स्नेफरू ने बनाया था। करीब 100 मीटर से ऊंचे इस पिरामिड की बाहरी पॉलिश्ड केसिंग आज तक कायम है। ये अब तक का सबसे बड़ा पिरामिड था और पिरामिड के डिजाइन में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता था। इस पिरामिड को दुनिया का एक सबसे अनयूजुअल एंशिएंट स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, पर उन्होंने ये शेप बनाया क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने का काम है स्टीव और उनकी टीम का। बेंट पिरामिड के ऐसा दिखने के पीछे दो मेन थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे असल में इस तरह दिखने लायक डिजाइन किया गया था, हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह डिजाइन फेलियर था। अगर मैं फेरो हूं और आप इस पिरामिड को बना रहे हैं तो मैं इसे देखकर कहूंगा ये तो अच्छा है, पर ये शेप थोड़ी अजीब है। मुझे ऐसी शेप नहीं चाहिए थी। मेरे हिसाब से ये बुरा कंस्ट्रक्शन है। मुझे इस पर प्राउड फील नहीं होगा। स्टीव पता लगाना चाहते हैं क्या बेंट शेप जानबूझकर बनाया गया था या फिर इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई गड़बड़ हो गई थी। उन्हें उम्मीद है कि लेजर स्कैनिंग इसका जवाब दे पाएगी। टीम दाशूर के बेंट पिरामिड की स्कैनिंग शुरू कर रही है। इस रेवर्ड स्ट्रक्चर को इस तरह पहले कभी एनालाइज नहीं किया गया है और स्टीव को उम्मीद है कि नई टेक्नोलॉजी से उन्हें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मुझे यहाँ जिसमें इंटरेस्ट है वो है यहाँ के क्रैक पैटर्न्स। हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्यों गिरना शुरू हुआ था। माल्कम और केटलिन स्कैन्स जमा कर रहे हैं और इस बीच स्टीव पिरामिड की जांच करना चाहते हैं। किसी इंजीनियर के लिए ये एक तरह का ड्रीम होता है। लगता है कि मैं पिरामिड की वेन्स में हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया गया था। स्टीव ने देखा कि रॉक्स अलग अलग साइजेस के हैं। उन्हें ठीक से काटा नहीं गया था। उनके किनारे अनइवन हैं और जॉइंट्स पर चौड़ा गैप है। उनका मानना है कि पिरामिड स्टोन्स के इस रैंडम पैटर्न की वजह से ही पिरामिड बेंड हुआ होगा। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। जब वो 200 फुट या 250 फुट पर गए होंगे तो ये मैसिव वेट मूव करना शुरू हुआ होगा, मानो कोई अर्थक्वेक आ गया हो। सभी ने रॉक के इस माउंटेन को देखा होगा और सोचा होगा कि ये भरभरा कर नीचे गिरने वाला है और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बेंट पिरामिड। स्टीव मानते हैं कि पिरामिड को बचाने के लिए बिल्डर्स ने उसे जल्द से जल्द फिनिश करना चाहा होगा, जिसकी वजह से उन्हें लोड कम करना पड़ा होगा। उन्होंने स्लोप को कम से कम रखने का फैसला किया ताकि काम किसी तरह फिनिश हो जाए, इसलिए इसे कहते हैं बेंट पिरामिड। इस बात की सच्चाई जानने के लिए स्टीव ने लेजर स्कैन्स का सहारा लिया। उन्हें उम्मीद है कि टेक हेडक्वार्टर्स में पता चल जाएगा क्या पिरामिड को जानबूझकर बेंड किया गया था या फिर इजिप्शियंस को स्टेबिलिटी के लिए पिरामिड की शेप बदलनी पड़ी थी। क्या ये सच है? क्या ये गलती से हुआ था या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी या ये डिजाइन ही ऐसा था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है ना? जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये हुआ होगा। शेप इसलिए चेंज हुआ होगा क्योंकि यहाँ कोई गड़बड़ हो गई थी और उन्होंने इसे क्विकली फिनिश कर दिया होगा और इस तरह से पिरामिड का सेंटर कोलैप्स हो गया होगा और जब जमीन धंसी तो इसके साइड भी धंस गए होंगे। हमारा डेटा इस बारे में क्या कहता है? हाँ, यहाँ हमें फेसिंग स्टोन्स मिले हैं। मैं इन स्टोन्स पर एक प्लेन शेप टिकाना चाहता हूँ, फिर देखते हैं कि ये हिस्सा अंदर जा रहा है या फिर बाहर उभर रहा है। स्टीव पिरामिड के लोअर सेक्शन के फेसिंग स्टोन्स पर एक फ्लैट लेवल प्लेन टिकाना चाहते हैं।
ताकि पता चले कि क्या इसके कंस्ट्रक्शन में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर आया जिसकी वजह से ये रेडिकली रीडिजाइन हो गया। स्टीव मानते हैं कि अगर स्टोन्स अंदर धंसे तो इसका मतलब पिरामिड के अंदर वाला हिस्सा धंसा होगा, जिसकी वजह से बिल्डर्स को टॉप बनाने से पहले एंगल बदलना पड़ा। हालांकि अगर स्टोन्स बाहर की तरफ उभरते हैं तो इसका मतलब टॉप बनाते वक्त पिरामिड अच्छी हालत में था और हेवी लोड की वजह से वक्त के साथ साथ ये स्टोन्स बाहर आ गए होंगे। हमने स्कैन्स के चारों साइड्स पर ब्लू प्लेन्स लगा दिए हैं ताकि पता चले कि पिरामिड के फेसेस को क्या हुआ था। चलो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ब्लू केसिंग स्टोन के ठीक ऊपर है, यानी पिरामिड के आउटर और फेस ये पर। एक परफेक्टली फ्लैट लेवल सरफेस है। हाँ, है ये ना? एक परफेक्ट प्लेन है, ठीक है। जिसे स्टोन पर फिट कर दिया गया है। और यहाँ हमें सेंटर सेक्शन दिख रहा है। इसमें जो स्टोन्स हैं वो प्लेन से बाहर पुश होते दिख रहे हैं, यानी बेंट पिरामिड सेंट्रल सेक्शन के इस फेस पर बाहर उभर रहा था। इससे वो थियरी पक्की हो जाती है कि ये कोई फेलियर नहीं था, बल्कि इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया था। अब टर्न करके इसे दूसरी साइड से दिखाओ। ये बिल्कुल वैसा ही है। बताइए कि इसका ओरिजिनल सर्वे कैसा रहा होगा। मुझे तो लगता है कि ये गलत है। स्कैन्ड डेटा ने स्टीव को कन्विंस कर दिया कि बेंट पिरामिड का टॉप, जिसे लंबे समय तक एक हेस्टी रेस्क्यू मिशन समझा जा रहा था, असल में जानबूझकर बनाया गया था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पता चलता है कि इसे ऐसा ही डिजाइन किया गया था। ये फेलियर नहीं, बहुत बड़ी सक्सेस है। स्कैन से स्टीव को पता चला कि इस पिरामिड का शेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा इजिप्शियंस ने सोचा था। एंशिएंट इंजीनियर्स ने कामयाबी के साथ इस स्ट्रक्चर को तब तक के किसी भी ढांचे से और बड़ा और ग्रैंड बनाया था। लेकिन यही प्रोसेस पिरामिड के सबसे इंपॉर्टेंट रूम में भी दिखता है, फेरो का बरियल चेंबर। यहां स्टीव को इंजीनियरिंग स्किल की एक और बड़ी तरक्की दिखी। हमने जितने बरियल चेंबर्स देखे हैं उनमें से इस टॉल और नैरो चेंबर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, करीब 700 क्यूबिक मीटर, और इसके स्टैगर्ड रॉक्स ऊपर करीब 16 मीटर की हाइट तक जाते हैं। इसका साइज देखो, ये करीब 100 फुट से ज्यादा ऊपर जाता है। ये वाकई बहुत ही इंप्रेसिव है। कमाल का एम्बिशन। इस चेंबर के स्केल को बहुत डिटेल में देखने के लिए स्टीव ने फिर से लेजर डेटा का सहारा लिया। ये पिछले चेंबर से करीब 9 टाइम्स बड़ा है। इजिप्शियंस के बनाए सभी टूम्स में से ये सबसे इलैबोरेट है। अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे वो पिरामिड की बॉडी के अंदर बड़े स्पेसेस क्रिएट कर सकते थे। इस तरह हम समझ सके हैं कि उन्होंने पिरामिड्स के अंदर स्पेसेस बनाने का तरीका सीख लिया था और वो उन स्पेसेस को बहुत बड़ा बनाते थे। यानी उन्होंने स्पेसेस क्रिएट करने की इंजीनियरिंग अचानक सीख ली थी। हमारे स्कैन्स ने दिखाया कि पिरामिड बिल्डर्स का एम्बिशन और स्केल कितना बढ़ गया था। बेंट पिरामिड का वास्ट कंस्ट्रक्शन साइज में करीब 10 लाख क्यूबिक मीटर का है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब बरियल चेंबर फर्स्ट पिरामिड के नीचे बना मामूली टूम नहीं रहा। अब वो पिरामिड की बॉडी में बना एक जाइगैंटिक बरियल चेंबर बन गया है। हमने पिरामिड बिल्डिंग की शुरुआत देखी और यह भी देखा कि वक्त के साथ वो कैसे इवॉल्व हुए। पर अगर हमें समझना है कि इजिप्शियन इंजीनियर्स कैसे इस नॉलेज को अगले लेवल तक ले गए, तो हमें स्कैन करना होगा इसे। एक सेंचुरी के पिरामिड बिल्डिंग के सफर में अब हम जा पहुंचे हैं सबसे शानदार पिरामिड पर, गीजा का ग्रेट पिरामिड। एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में सिर्फ यही बचा है। इसका बेस 230 मीटर का है और इसमें करीब 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे हैं। हर एक का वजन करीब 2.5 टन है। इसे बनाया गया था 2550 बीसी में फेरो खुफू ने। साइज और टेक्निकल अकम्प्लिशमेंट के मामले में ग्रेट पिरामिड एक और बड़ी तरक्की को दिखाता है। पहला पिरामिड बनाने के 100 साल के अंदर एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहां परफेक्शन हासिल की। यह धरती के सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक है और अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंजीनियरिंग के इस मास्टरपीस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहां हम कुछ बिल्कुल नई चीजों का पता लगाएंगे,
तो बताइए यहाँ क्या नया खोजा जा सकता है? शुक्र है कि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है। हम नई चीजें जान सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा डेटा हासिल कर सकते हैं। दुनिया का हर इंजीनियर यहाँ आना चाहता है इसकी स्टडी करने के लिए। ये एक खुशनसीबी है। स्टीव लेजर्स के जरिए अपने एक बहुत पुराने सवाल का जवाब खोजना चाहते हैं। ग्रेट पिरामिड का कंस्ट्रक्शन आखिर कितना बारीक है? क्या शुरुआती पिरामिड्स की नाकामी के बाद प्रिसिशन बिल्डिंग उनकी कामयाबी की वजह बन गई थी? अपने कटिंग एज एनालिसिस टूल्स के जरिए हम जवाब खोजेंगे। तो स्कैन प्लान, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, लेवल्स, लाइंस, यानी पिरामिड के हर ब्लॉक का ओवरऑल इंप्रेशन। मैं रॉक्स और जॉइंट्स के बारीक डिटेल जानना चाहता हूँ। इसे कैसे बनाया गया था? ठीक है। टीम ग्रेट पिरामिड की स्कैनिंग करके बारीक डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही है। इसी बीच मैंने इजिप्टोलॉजिस्ट वैसिल डोब्रेव को बुलाया है ताकि पता चले कि ग्रेट पिरामिड इतना आइकॉनिक स्ट्रक्चर क्यों है। क्या ये पिरामिड उस वक्त के इंजीनियरिंग की ऊंचाई है? आप बताइए, क्या ऐसा कहना सही होगा या नहीं? एब्सोल्युटली। इसलिए ये इतना अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ सॉल्यूशंस निकाले गए। खुफू ने नई इंजीनियरिंग को अपनाया और उनके बाद किसी ने ऐसा किया ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर नहीं बनाया उन्होंने। स्कैनिंग प्रोसेस अब भी चल रहा है और इस बीच स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टीव के पास ग्रेट पिरामिड को अपनी आंखों से जांचने का सुनहरा मौका है। ये जानने का मौका कि ये डिजाइन शुरुआती जनरेशन से किस तरह इवॉल्व हुआ, और नजदीक जाकर स्टीव इंजीनियरिंग की इस कामयाबी का एक बड़ा क्लू देख सकते हैं। पहली बार वो एकदम फ्लैट सरफेस बना रहे थे। उन्होंने कोर्सिंग का आइडिया सोचा था, ब्रिक वॉल्स बनाने का आइडिया, जिन्हें आपस में वैसे ही लॉक किया गया जैसे हम आज करते हैं। तो क्या ग्रेट पिरामिड की कामयाबी का आधार उसकी एक्यूरेसी थी? क्या बिल्डिंग परफेक्शन ने ही इसे कामयाब बनाया? टेक हेडक्वार्टर्स में डेटा आ चुका है। स्टीव ने स्कैन टीम को ब्लॉक की कतार पर स्ट्रेट लाइन खींचने को कहा ताकि हम समझ पाएं कि स्टोन्स को कितने एक्यूरेटली लगाया गया था। ये लाइन करीब 160 मीटर्स की है, जो दोनों सिरों के बीच सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही डेविएट होती है। यहाँ हर चीज परफेक्ट है। इसमें कोई ब्लेमिशेस नहीं है। प्रोपोर्शंस एकदम सही हैं। उन्होंने अपनी वेरी बेस्ट क्वालिटी को डिलीवर किया है। जिस चीज को देखकर मैं एकदम शॉक्ड हूं वो है इसका हॉरिजॉन्टल होना। ये एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ बढ़िया नहीं है, परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। पॉइंट क्लाउड को रोटेट करके स्टीव और वैसल पिरामिड को ऊपर से देख सकते हैं। ये वही व्यू है जो इजिप्शियंस चाहते थे कि उनके सन गॉड रा को मिले। रा को भी ये ऐसा ही दिखता होगा। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, बिल्कुल। आसमान से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। यही नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं कि हर चीज कितनी परफेक्ट है। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में ये सबसे डिफिकल्ट चीज रही होगी। कैसे उन्होंने चारों साइड्स को एक पॉइंट पर जोड़ा होगा। इमेजिन कीजिए 147 मीटर्स को उन्होंने एक पॉइंट पर लाकर कैसे जोड़ा होगा। पिरामिड के एक्सटीरियर की एक्यूरेसी एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। अब बारी है अंदर की। इसके लिए स्टीव पिरामिड के अंदर उतरना चाहते हैं ताकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को एनालाइज कर सकें, फेरो का बेरियल चेंबर। यह इजिप्शियन पिरामिड बिल्डिंग की ऊंचाई होना चाहिए, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियंस कहां तक पहुंच पाए होंगे? उन्हें कमाल के एविडेंस मिले हैं। एक जाइगैंटिक रेक्टेंगुलर चेंबर, इतना बड़ा कि इसमें 2 स्टोरी अपार्टमेंट फिट हो जाए। जरा सोचिए कि वो सारी कोशिशें इजिप्शियंस की, कई मिलियन टन रॉक, वो सब इसके लिए था, इस जगह के लिए था, इस परफेक्ट बॉक्स के लिए था जिसमें हम खड़े हैं। इट्स रिमार्केबल। ये चेंबर पूरी तरह से रेड ग्रेनाइट से बना है। इसमें वो रॉयल सार्कोफेगस भी शामिल है जो उस दौर में बहुत ही एक्सपेंसिव था। फेरो खुफू की ममीफाइड बॉडी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस। कहते हैं कि कभी इस चेंबर में वो खजाना था जिसे फेरो आफ्टर लाइफ में अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कमरे के आर्टिफैक्ट्स एंशिएंट टाइम्स में ही लूट लिए गए थे। ये पिरामिड के हार्ट की तरह है, और जब आप यहाँ पहुंचते हैं और एहसास होता है कि कितना टाइम बीत चुका है, तो सचमुच आप इमोशनल फील करते हैं। और यहाँ इंजीनियरिंग का एक ऐसा पीस है जो सही मायनों में इंप्रेसिव है।
स्कैन किए गए दूसरे बरियल चेंबर्स के कंपैरिजन में इसकी रूफ कंप्लीटली फ्लैट है। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग चैलेंज था और तकरीबन इम्पॉसिबल भी, क्योंकि इसके ऊपर का वजन बहुत ज्यादा था। इजिप्शियंस ने 100 सालों में जो कुछ भी सीखा था वो सब इस बिल्डिंग में लगा दिया, अपना सारा नॉलेज, अपनी सारी टेक्निक। पिछले बरियल चेंबर्स में रूफ को कॉर्बलिंग का इस्तेमाल करके एक पॉइंट पर एंगल किया गया था। इस तरह वो ओपन चेंबर स्पेस के चारों तरफ ह्यूज वेट को बांटते थे ताकि वो अंदर की तरफ धंस ना जाए। अब सवाल ये है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस बरियल चेंबर की रूफ को फ्लैट कैसे बनाया। टीम ग्रेट पिरामिड के अंदर बरियल चेंबर को स्कैन करना चाहती है ताकि देख पाएं कि हजारों सालों तक इसकी फ्लैट रूफ किस तरह से ऊपर की ह्यूज फोर्सेस को सहती रही। फेरो के टूम के रूफ के ऊपर स्मॉलर स्पेसेस हैं जिन्हें स्टीव एनालाइज करना चाहते हैं। आज पहली बार 4500 साल पुराने इन चेंबर्स को स्कैन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम हर चेंबर को स्कैन करो ताकि हम उन्हें एकदम एक दूसरे के ऊपर पोजीशन कर पाएं और समझ पाएं कि किस तरह इस पिरामिड के लोड्स और फोर्सेस जमीन के अंदर फैल पाए थे। स्कैनिंग टीम को स्कैन्स हासिल करने के लिए बहुत ही मुश्किल जगहों पर जाना पड़ रहा है और स्टीव को उम्मीद है कि इस डेटा से वो पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। टेक हेडक्वार्टर्स में हार्ड वन डेटा से ग्रेट पिरामिड के अंदर का बिल्कुल नया व्यू तैयार किया गया है और इसके रिजल्ट्स कमाल के हैं। टूम पिरामिड के सेंटर के पास है और इस पर बहुत सारा वेट ऊपर से पड़ रहा है। हालांकि इसकी छत फ्लैट है, पर इसके ऊपर के स्ट्रक्चर पर पूरा वजन पड़ रहा है। यह है हमारा बरियल चैम्बर, यह है सार्कोफेगस और यह है इसका एंट्रेंस और ये हैं ऊपर के रिलीविंग चेंबर्स। पिछले टूम्स की तरह इसकी रूफ को एंगल नहीं दिया गया, जबकि इस ग्रेट पिरामिड के अंदर हिडन चेंबर्स हैं जो इस विशाल वजन को सह रहे हैं। इस तरह एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड के इतिहास में पहली बार बरियल चेंबर में फ्लैट रूफ बना पाए। उन्होंने इस भारी लोड को बाहर की तरफ ट्रांसफर किया। इसके लिए हर लेवल पर उन्होंने कॉबलिंग की। उन्होंने टॉप को एक दूसरे पर रखे इन मैसिव स्टोन से बनाया और ऊपर की जो फोर्सेस थीं वो रॉक को जरूर दबा रही होंगी। और इस तरह रिलीविंग चेंबर्स आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का एक सबसे अनूठा स्ट्रक्चर बनते हैं। इससे इजिप्शियंस ज्यादा बड़ा बरियल चेंबर पिरामिड के अंदर ही बना पाए। इससे पहले किसी भी टूम में ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने वॉल्स के बाहरी हिस्से में ह्यूज स्टोन्स लगाए थे ताकि बरियल चेंबर का किनारा अंदर आए और वो ज्यादा नैरो बने। यहाँ मैं एक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल देख रहा हूँ जिसे छोटे पिरामिड्स पर प्रैक्टिस किया गया और बाद में बड़े स्केल पर लागू किया गया। कुछ इंच पर ओवरहैंगिंग स्टोन्स की बजाय इजिप्शियंस ने उन्हें यहाँ कई फुट ऊंचा हैंग किया और इस टॉप चेंबर में पीक वाली एक रूफ है जहां इस ग्रेट पिरामिड का वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा जादू यहीं पर हो रहा है। यहाँ हजारों टन वजनी पिरामिड मेरे बहुत नीचे मौजूद बरियल चेंबर पर अपना वजन स्प्रेड करते हैं ताकि वो फोर्सेस जमीन में चली जाएं। उन्होंने एक परफेक्ट बरियल चेंबर बनाने के लिए इसे इन्वेंट किया था। स्कैन्स ने पिरामिड के अंदर के हिस्से को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से दिखाया है, पर इन स्कैन्स में एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे एक्सपर्ट वैसिल डॉब्रेव का ध्यान चला गया है। हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बरियल चेंबर पिरामिड के अलग अलग हिस्सों में बना नजर आया है। वैसिल मानते हैं कि बरियल चेंबर वेस्टर्न फेस पर होता है, पर अब लेजर स्कैनिंग की एक्यूरेसी उन्हें इसकी बिल्कुल सही लोकेशन जानने का मौका दे रही है। एक काम करते हैं मैल्कम, एक लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन जो सार्कोफेगस के सेंटर से ग्रेट पिरामिड के ऊपर तक जाए, और अगर हम टॉप से देखें तो प्लान व्यू कैसा दिखेगा? ये चेंबर वेस्ट की बजाय साउथ की तरफ ज्यादा है, लेकिन हमने तो इसे यहां पर सोचा था, जबकि वो यहां पर है। पहली बार वैसिल फेरो के बरियल चेंबर की प्रिसाइज पोजीशन को जान पाए हैं। स्कैन से पता चला कि टूम दरअसल पिरामिड के साउथ ईस्ट में मौजूद है। ये साउथ की तरफ ज्यादा है, ईस्ट की तरफ कम। और यहां देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, ये एकदम डायगोनल है।
ये कॉर्नर है। वैसल के लिए ये एक रेवलेशन है और वो अब इसके मायने भी समझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने पहले बताया था कि गीजा के 3 पिरामिड्स के साउथ ईस्ट कॉर्नर्स को जानबूझकर अलाइन किया गया था ताकि वो एंशिएंट सिटी हेलियोपोलिस की तरफ रहें। वो शहर सन गॉड रा की उपासना का शहर था। किंग के बरियल चेंबर की लोकेशन पक्की हो जाने के बाद वैसल समझते हैं कि अब ये थ्योरी भी कंफर्म हो चुकी है। उन्हें साउथ ईस्ट एंगल पर अलाइन किया गया है और ये लाइन हिलियोपोलिस की तरफ जाती है। ये चेंबर इसे ही इंडिकेट कर रहा है। मुझे तुम काफी सरप्राइज दिख रहे हो। अब मुझे नई चीजें खोजनी होगी। अब मुझे लग रहा है कि इस मॉन्यूमेंट का साउथ ईस्ट एंगल हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट के पास पिरामिड के अंदर चेंबर को लोकेट करने का एक ही टूल था, सर्वेइंग इक्विपमेंट। पर अब हमारे लेजर स्कैनर्स से हम इस एंशिएंट स्ट्रक्चर को ज्यादा बारीकी से समझ पा रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है। अब मुझे अच्छा लग रहा है एक नया पेज खोलकर। अब मुझे खुशी है कि इस डेटा के जरिए तुमने कुछ नई चीजें देखी हैं और मैंने भी कुछ बिल्कुल नई चीजें देखी हैं। आपने एक नई शुरुआत की है और इसके पीछे 10 और हैं। मुझे अपनी पीएचडी के कुछ पन्ने बदलने पड़ जाएंगे। हमारे स्कैन्स के जरिए एंशिएंट पिरामिड्स की कुछ नई बातें सामने आई हैं। इस सफर में हमने देखा कि 1 सदी में एंशिएंट इजिप्शियन बिल्डिंग टेक्निक्स किस तरह बदली थी। सबसे पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लेकर इस हाई राइज पिरामिड तक हमें पता चला कि कैसे उनके इंजीनियरिंग सक्सेस और फेलियर्स उन्हें इस शानदार ग्रेट पिरामिड के करीब ले गए। और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्टडी किए गए इन स्ट्रक्चर्स को नए सिरे से समझना होगा। हम यहाँ आए, यहाँ के सारे पिरामिड्स को हमने स्टडी किया, डिटेल में कंपेयर किया। ये बहुत ही एक्साइटिंग था। इसलिए नहीं कि हम कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व कर पाए, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे कुछ नए सवाल भी उठे। हमने एक पन्ना पलटा और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई।